नमस्ते। आज आपका परिचय मैं एक किताब से कराने जा रहा हूँ और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम कास्ट प्राइड है। और ये किताब ये बता रही है कि भारत में जो कानून का इतिहास है, लॉ का इतिहास है, वो किस तरह से कास्ट के साथ, जाति के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ इवॉल्व हुआ है। बहुत सारी चीजें बहुत दिलचस्प तरीके से इसमें लिखी गई है। पुस्तक का नाम कास्ट प्राइड है। इससे मार्केट में अवेलेबल है। और मैं आपका परिचय करा रहा हूँ इस पुस्तक के लेखक मनोज मिट्टा से, जो आपको बताएंगे ये किताब किस बारे में है। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपने इससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। पहली किताब एंटी सिख राइट्स पर है 1984 की, और उसके बाद की किताब जो है वो हिंदू मुसलमान कम्युनल वायलेंस और वायलेंस जो उससे रिलेटेड है, इस पर है। हमें उम्मीद थी कि आप अगली किताब भी वायलेंस पर लिखेंगे, क्योंकि हम आपको वायलेंस के एक्सपर्ट के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आपने किताब लिखी लॉ और लॉ की हिस्ट्री पर। तो ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही पूछा आपने। मेरा इरादा यही था कि मैं एक ट्रिलॉजी ऑन मास वायलेंस कंप्लीट करूं। और यस। ये तीसरा बुक मेरा ओरिजिनल प्लान यही था कि आई विल फोकस ऑन मास वायलेंस टारगेटिंग दलित्स। और उसका कारण ये था कि अनलाइक इन द केस ऑफ कम्युनल वायलेंस जिसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, हमारे कास्ट एट्रोसिटीज के लिए एक 1989 में एक स्पेशल लॉ बनाया गया। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद इम्प्यूनिटी, मतलब कई केसेस कोलैप्स हो रहे हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं मिल रहा है। और जिस केसेस में कन्विक्शन मिला है, कोर्ट्स गो आउट ऑफ देयर वे टू से कि इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं है। तो राइट। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सम आर्म ऑफ द और द अदर ऑफ द इंडियन स्टेट, वेदर इट इज द पुलिस or the prosecution or the trial court or the appellate court were betraying some kind of reluctance or caste prejudice in their handling of those cases. And this is the pattern I was examining. And then I felt the need एक स्टेज के बाद कि बार बार यही हो रहा है राइट। केसेस में। तो इसका कारण क्या है कि इतने साल के बाद भी क्यों इस तरह का ब्रेजननेस डिस्प्ले हो रहा है हमारे इंडियन स्टेट राइट। एजेंसीज में। तो उसको समझने के लिए आई स्टार्टेड रीडिंग द डिबेट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। I also read the debates relating to the laws that were passed in 54, 55, and then in 89, and so on. And even that was not helping me really get a grip over what was happening in our society, why राइट। there was this kind of impunity, or why there was this kind of prejudice that was so deeply ingrained in our system. So that made me go further back into history, into the colonial period. And then one thing led to another, and I found myself going all the way back some 200 years. And I found that all very fascinating and eye-opening for the reason कि मैंने देखा कि और किसी किताब में, वैसे तो कास्ट के बारे में कई किताब है और राइट। लॉ के बारे में भी कई किताब है, उससे भी ज्यादा किताब है, लेकिन इंटरफेस ऑफ लॉ और कास्ट के बारे में बहुत कम, बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट बिल्कुल इज द है ही नहीं। यूनिक पॉइंट। और बिल्कुल। मैं कई साल के पीछे इसी किताब के सिलसिले में मुझे एक फेलोशिप मिला था जो अमेरिका ले गया था 5 महीनों के लिए, वॉशिंगटन डीसी में था। और मैंने वहां जब रिसर्च किया और मैंने देखा कि जो कास्ट और लॉ के बारे में का जो काउंटर पार्ट है वहां पर, लॉ एंड रेस, उस पर इतना सारा रिसर्च किया गया, यस। इतने सारे किताब है कि उनके स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी उसके बारे में जिक्र होता है कि यस। हाउ सारे देयर। बच्चों को पता है कि जिम क्रो क्या है और एंटी स्लेवरी एग्जैक्टली, एक्ट्स क्या है और एग्जैक्टली। और द सेग्रीगेशन लॉज क्या है। करेस्पॉन्डिंग, यस। या द इंडिया में नहीं है। द एवोल्यूशन ऑफ। एक्चुअली एक्चुअली मनोज सर, मुझे लगता है कि मैं कास्ट पर इतने समय से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इतनी सारी नई बातें आपकी किताब में मुझे मिली।
मतलब बिल्कुल स्टूडेंट की तरह मैंने इस आपकी किताब को पढ़ा, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसको इसलिए भी पढ़ना चाहिए जो कास्ट पे काम कर रहे हैं और जो लॉ पे काम कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी किताब है। तो एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो बुक शुरू की है वो दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज से शुरू की है। एक तो वो स्टोरी है जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो लोगों को पनिशमेंट देने के लिए वो जो स्टॉक लगाते थे, जो विच वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम विथ होल्स, वो जो एक होता था, दैट वाज स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर लोअर और लोअर कास्ट ओनली। तो या एक ब्रिटिशर्स जिस ट्रेडिशन से आ रहे थे, वो मैग्ना कार्टा से लेकर, और वो यूरोपियन ट्रेडिशन से आ रहे थे, एक मॉडर्निटी उनके समय उस समय भी थी, वो इंडिया में आके ऐसे क्यों बन गए? या इवन जो वो जो एक उन्होंने किया था कि एग्जेम्पशन ऑफ बनारस ब्राह्मण्स फ्रॉम डेथ पेनल्टी। सो ये एक यूरोपियन मॉडर्न ट्रेडिशन से आने वाले लोग इंडिया आकर ऐसे क्यों बन गए? वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट वाज देयर इन देयर माइंड? क्या क्या वो प्रोसेसेस होंगे जिसकी वजह से इस तरह के लॉ वो इनेक्ट कर रहे थे कि जो उनके हिसाब से नीच जाति का है, उसको आप मतलब बेड़ी में, लकड़ी की बेड़ी में बांध देंगे, या खास कास्ट को आप डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और बाकियों को देंगे। सो ऐसा क्यों हुआ होगा? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। ये जो दो उदाहरण आपने दिया है लॉस का, राइट। वो ये बात को दर्शाता है कि अंग्रेजों के मन में ये फीलिंग आ गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की बात है, 200 साल के पुरानी बात है। उस अर्ली इन द टेन्योर ऑफ दिस कॉलोनियल रूल, उनको ये क्लियर हो गया था कि अपर कास्ट को उनके तरफ होना चाहिए। सो देयर वाज दिस अपीजमेंट ऑफ अपर कास्ट, एंड that was the only way they can have stability, is what they realized, because they felt that these upper castes in turn will control lower castes. ये पहले से आ रहा है, through religion or through whatever mechanism they had a grip over them. तो ये बात को उन्होंने पहचाना, और उसी मुताबिक उन्होंने ये मद्रास का जो केस कह रहे हैं, मद्रास का यस। जो लॉ है, इट्स वेरी शॉकिंग कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन एक लॉ करेगा। उस लॉ यस। में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये केवल लोअर कास्ट को ही अप्लाई होगा। मतलब उस इंटरेस्टिंग। समय, ऐसे समय की बात है जब उन्होंने अभी कास्ट को उन्होंने कई लिस्ट नहीं किया, और द नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी और डिप्रेस क्लासेस ये और आगे चल के उनको उन्होंने बनाया। ये राइट। अर्ली स्टेज में ही, जब उनको बहुत कम नॉलेज था कास्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन इतना नॉलेज जरूर था कि ये एक हायरार्की है जिसमें यस। ये जो एलीट कास्ट है, जो बहुत कम लोग हैं, उसको अगर हम हमारे तरफ ले आएंगे, वो हमारे साथ होंगे, तो ये जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, द मैसेस, उनको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ये, रिलीजियस ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। या ये कंडीशनिंग जो था इस कंडीशनिंग। सोसाइटी में, यस। यस। उसका वो फायदा इस तरह से उन्होंने उठाया है। तो ये राइट। पहले से ये इट सेट द पैटर्न अगेन। तो वो थ्रू आउट टिल राइट टिल द मिडल ऑफ द 20th century, whenever issues relating to reforms, social reforms or caste reforms came about, their main anxiety was, look, what do these orthodox Hindus say, जिनको उस जमाने से सनातनी कहा जाता था पहले से ही। वो जो, तो सनातनी हिंदू क्या कहते हैं, as opposed to the liberal Hindus who were fighting for these reforms. तो कई बार, although these Sanatani Hindus were fewer in number, उनको उनके दबाव में आके ये रिफॉर्म्स यूज्ड टू बी डेफर्ड, पोस्टपोन्ड। राइट। एक मनोज, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ये एग्जेम्पशन ऑफ बनारस ब्राह्मण्स फ्रॉम डेथ पेनल्टी, ये 3-4 साल बाद उन्होंने उसको रिवर्स कर लिया। इवन दिस जो स्टॉक पैर में लगा के जो पनिशमेंट था, वो तो दे पूरे रिवर्स्ड इट। 100 साल के बाद उन्होंने, हाँ, लेकिन बट दे रिवर्स्ड इट। या तो ये एक एक्चुअली मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक आइडिया का स्ट्रगल था कि इसको हम अपनी अपने अपनी मॉडर्निटी
और इंडिया की जो एक जिस तरह की सोसाइटी है, इसके बीच को कैसे मैनेज करें, वो ये कॉन्ट्रडिक्शंस वो उनके अंदर भी था, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत खराब लॉज उन्होंने बनाए, फिर बहुत सारे अच्छे लॉज भी बना रहे हैं। क्योंकि इसके तुरंत थोड़े ही समय बाद, आप जैसे आपने लिखा है कि सती फिर बाद में खत्म करते हाँ। हैं वो, या जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850, तो ये सब भी तो यही लोग कर रहे हैं। सो दोज ब्रिटिशर्स जो ब्राह्मण्स को एग्जम्प्ट कर रहे हैं डेथ पेनल्टी से, लोअर कास्ट के लिए वो एक पनिशमेंट का एक ऐसा फ्रेम लगा रहे हैं जो कि बाइबलिकल है, और बाद में खत्म हो गया था, जिसको वो अपने यहाँ खत्म कर चुके हैं, इंडिया में फिर से लगा रहे हैं। हम्म। और वही लोग फिर सती भी हटा रहे हैं, और जिसकी कास्ट नहीं है उसको प्रॉपर्टी राइट्स भी चाहे वो भी दे रहे हैं। ये बिल्कुल। कैसे ये दो चीजें एक साथ वो कैसे चल रही है वहां पर? मेरे ख्याल से आपको इस तरह का प्रश्न इसीलिए आया क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ये डोमिनेंट नैरेटिव ये था कि वी टेंडेड टू सी द कॉलोनियल रूल एज एन अनमिटिगेटेड इविल। तो जैसे हाल ही में जो RRR मूवी आया है, जिसमें यस। आपने देखा होगा कैसे अंग्रेजों को पोर्ट्रे किया गया था। हाँ, सब Because कुछ खराब है उनका। the reality was more complex. There were shades of gray, and shades of gray on both sides, both on the side of Indians and British. So the example you cited of the 1829 regulation, Bengal regulation abolishing sati, is a classic example of you know a, a ruler. When it was Bentinck who was the Governor General at the time, this was actually the only instance throughout the 200-year history of colonial rule when they gave no quarter to the feelings of the dominant caste, the upper caste, or religious sentiment. उन्होंने सीधा कह दिया कि it is going to be categorically abolished, और उसको उन्होंने बिल्कुल। culpable homicide का दर्जा दिया, और एग्रीवेटेड केसेस में उन्होंने डेथ पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब किया। और लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद यस, दैट इज वेरी जब उन्होंने इंपॉर्टेंट। इंडियन पिनल कोड को ले आया था, उसके बाद उन्होंने 1862 में उनको लगा कि ये जो वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ है, हम उसको अभी सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि अपर कास्ट वर ऑल वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट। दे वर इन फैक्ट डिमांडिंग दैट दिस नीड्स टू बी डाइल्यूटेड, क्योंकि ये एक मर्डर की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते। इसका एक रिलीजियस कारण होता है जिसके वजह से सती होता है, तो आप इसको इस तरह का क्रिमिनल इंटेंट आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको कल्पेबल होमिसाइड से लेकर एक सुइसाइड का, अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड का केस। अबेटमेंट सुसाइड का। And Macaulay otherwise was known for so many good and bad things, जो अदरवाइज बहुत प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने बेंटिक के उसको रिवर्स कर दिया। सो दिस डिली डैलिंग ऑलवेज हैपेंड, कि वो कभी, और स्पेशली इट वाज नॉट अ मोनोलिथ। जैसे हम यस। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कभी हिस्ट्री लेते हैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी वन पर्टिकुलर कैरेक्टर। It also यस। depends on the circumstances. It depends on the ruler who is at the top. You know, so you had these variations. There were यस। some viceroys and governor generals who were very sympathetic to the cause of social reform, caste reform. In fact, I cited the example of how in 1919 the governor of Madras was Willingdon. उन्होंने अपने आप, जबकि उस समय कांग्रेस ने बिल्कुल इस तरह का कोई डिमांड नहीं किया, डिमांड भी नहीं था। और यस। इवन जस्टिस पार्टी विच वाज अ नॉन ब्राह्मण पार्टी, उन्होंने भी इस तरह का कोई डिमांड नहीं किया। लेकिन विलिंगडन ने अपने आप एक दलित को नॉमिनेट किया टू द यस। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मद्रास, दैट वाज एमसी राजा। एमसी राजा। का यस। अपॉइंटमेंट जो हुआ 1919 में, वो इट वाज done entirely at the initiative of the governor of Madras, राइट। right? So राइट। that tells राइट। you a story of how the reality is quite complex.
Yes. It's not like say how even somebody like say Shashi Tharoor portrayed them, that they were here Yes. only to exploit us. Yes, Okay. colonial rule is inherently exploitative, but that does Yeah. not mean that there were no benign administrators, that there were no administrators who did good for India, or who Yes. did not push for reforms, social reforms, and caste reforms. They did that, and that's the kind of evidence that comes about. And Right. where Right. there were some, Ek, yeah, sorry. correct. So, so in that case, actually, as you have portrayed, that a reverse journey actually began after 1857. Till 57, we saw many progressive laws, and उसके बाद actually this discriminatory dress code जो ट्रेवनकोर का आता है कि आप ब्रेस्ट कवर नहीं कर सकते हैं, that came after 1857. नहीं, सो वो ये पहले से ये था। था नो वो, पहले, लेकिन ये जिस यस जो टी माधवा राव ने फिर से जो एक मतलब हाँ, उसको थोड़ा सा ऑसिफाइड कर दिया लिख के। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये 1857 ने क्या किया पूरे लीगल प्रोसेस में, लीगल हिस्ट्री में, ये मैं आपको से जानना चाहूंगा, स्पेशली इन द लाइट ऑफ किंग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन कि हमको आपको इंटरफेयर नहीं करना है। सो ये व्हाट रोल दिस प्रोक्लेमेशन प्लेड इन द एंटायर In हिस्ट्री ऑफ लॉ Travancore. मेकिंग इन इंडिया? Yeah, I mean, you cited the example of Travancore that exemplifies what happened subsequent to 1857. वहां पर द डोमिनेंट कास्ट नायर्स जो थे, उन्होंने उस विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन को ऐसा इंटरप्रेट किया कि यस। उनको लगा कि अब नाउ दे आर जस्टिफाइड in imposing that old rule of theirs कि lower caste women, particularly these Nadar women, Nadar Sanar, yes. yeah, cannot cover their breasts, especially in the way in which Nair women or Nambudri women were covering their breasts. कि उनका कंटेंशन ये था कि ये जो शोल्डर क्लॉथ जो कहा जाता है कि ये आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि you will become indistinguishable from the Right. upper caste. क्योंकि वहां पर तो इंडिया में जैसे आप And जानते हैं, saying that was so normal at that time. It's a नहीं, normative idea. इट इज लिंक टू द फैक्ट कि जबकि देश भर में अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था, साउथ इंडिया में इट वाज इन एन एग्रेवेटेड फॉर्म। देयर वाज आल्सो समथिंग नोन एज अनअप्रोचेबिलिटी। मतलब आप दूर से भी आप जब आप आ रहे हो तो आपको खासकर ये ट्रावनकोर में डिस्टेंस मेंटेन करना है। कि आप सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप नंबूदरी के हो तो कितना 36 डिस्टेंस 36 मेंटेन करना है, 36 वो सब 36 उन्होंने 36 प्रिस्क्राइब किया। 36 कदम, और नायर है तो 12 कदम। एग्जैक्टली। 12 तो 12 इट स्टेप्स। वाज लिंक टू दैट कि हमको पता ही नहीं चलता अगर आप इस तरह का ब्रेस्ट कवर करोगे तो हमको कैसा पता चलेगा कि आप लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो। ओके, दैट इज इसलिए इंटरेस्टिंग। उन्होंने इस तरह का इंसिस्ट किया। और ये जो माधव राव है, जिनको बहुत प्रशंसा मिला है बाद में हिस्ट्री में, क्योंकि वो ही वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द 19th सेंचुरी। वो यस। उन्होंने ये कहा जाता है कि ट्रावनकोर को बहुत एक स्थिर रूप दिया था। उसके बाद उन्होंने इंदौर में, फिर बाद में बड़ौदा में, यस। बड़ौदा में उन्होंने बहुत सक्सेसफुल यस। उनका एक टेन्योर रहा। तो स्टैचू भी लगी है उनकी। बिल्कुल केरला में, यस। ट्रिवांड्रम में। तो उन्होंने पूरा इस तरफ लीन किया कि हाँ, जो नायर्स कह रहे हैं वो सही है। तो उनके कहने के मुताबिक आपको ये इस तरह का ब्रेस्ट कवर करना मना है। तो ये इस तरह का जो रूल हमारे एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर ने ले आया, कंप्लीटली कास्टिस्ट, कंप्लीटली एंटी लोअर कास्ट। तो इसको चेक करने के लिए मद्रास गवर्नर हैड टू इंटरवीन, क्योंकि ट्रावनकोर यूज्ड टू बी अ सब्सिडरी स्टेट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास यस। प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने अपने रेजिडेंट के थ्रू उन्होंने इन पर दबाव डाला था, और उनको उन्होंने फोर्स किया था कि इस तरह का एंटी लोअर कास्ट रूल्स आप नहीं इम्पोज कर सकते।
और उनको फोर्स किया था उसको रिवर्स करने के लिए. सो यू कैन सी फ्रॉम दैट कि इट वाज नथिंग लाइक व्हाट ट्रिपल आर or even Shashi Tharoor. Shashi Tharoor himself is from Kerala, so he should have Yes, yes. known better. I think he's Nair. And he is himself a Nair, you know. So he should have known better than to say Yes. okay, they were only here to exploit us economically. I mean, that is, of course, No. an undeniable Yes, that. truth. But there were Yes. other aspects also where their tenure proved beneficial, which is the reason why there were people like Ambedkar who were of the view for a long time that the British should not leave unless they leave behind sufficient safeguards. Otherwise, the white master will be replaced by this brown master who will be, exploiting us even more, oppressing us even more. This was the view, a very considered view that Ambedkar took. It was not without basis. Yes, even Jyotiba Phule said almost these things that ब्रिटिशर्स के समय में जितना हो सकता है उतने राइट्स ले लो. इवन बिल्कुल. सावित्रीबाई फुले ने तो एक पूरी पोएम लिखी है कि ब्रिटिशर्स आ गए हैं, इस समय जितना आप कर सकते हो सो कर लो. तो एक मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने इसका रखा है. और मुझे लगता है कि 1857 को भी नए ढंग से देखना चाहिए. जो मतलब मैं आपके बुक का एक पार्ट कोट कर रहा हूँ. In fact, offended religious feelings were the larger political context in which violence had broken out in 1857, even if the precipitating factor was unrelated to social reform. मुझे लगता है कि अपने आप में एक बुक का मैटर है कि 1857 को, उससे पहले सती और फिर वो प्रॉपर्टी राइट्स और ये जिस तरह से उन्होंने देना शुरू किया, या इवन आर्मी में और डिफरेंट कास्ट को लेना शुरू किया, वो ये हो सकता है कि वो एक ट्रिगरिंग. उसके बाद उनका एक पॉलिसी बन गया था कि हम किसी भी हालत में ये जो अपर कास्ट फीलिंग्स होते हैं इनको टच नहीं करना है. if you राइट. recall, it was over beef tallow, that राइट. it was used in the bullets. तो आप देख सकते हैं कि कास्ट प्राइड नाम की जो किताब अभी मार्केट में आई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. और मैं तो कहूंगा कि इसको हर स्टूडेंट्स को जो भी लॉ या हिस्ट्री या इनमें दिलचस्पी उनको पढ़ना चाहिए. मनोज, एक क्वेश्चन मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि डलहौजी बहुत ही एक तरह से विलेन की तरह का कैरेक्टर हमारी जो टेक्स्ट बुक में है वो आता है, जो डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का कैरेक्टर है. लेकिन आखिर वही एक आदमी है जिसने कि कास्ट डिसेबिलिटी पर पहला लॉ पूरी इंडियन हिस्ट्री में पहली बार बनाता है. तो ये डलहौजी का मोटिवेशन क्या था, और ये थोड़ी सी इसकी आप हिस्टोग्राफी में हमें बताएं कि ये लॉ क्या था जो उन्होंने कास्ट डिसेबिलिटीज पर बनाया था, जो उसमें बेथुन का भी काफी रोल था. ये तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. और डलहौजी को एक्चुअली जिस तरह से हम देख रहे हैं उसको शायद नए तरीके से देखने की जरूरत, आप जो कहेंगे शायद उसके बाद आ सकती है. हाँ, डलहौजी इज अनदर कैरेक्टर जिनके कई डायमेंशंस कई थे. सेट्स हैं. यस. He was also the one who introduced railways, who introduced telegraph system and all that, right? Postal system. तो ये जब उनके जो लॉ मेंबर थे बैतूल, उन्होंने ये एक बंगाल से आ रहा था ये some decades earlier कि ये जो रिफॉर्म था कि जब कोई कास्ट अपना लूज करता है किसी वजह से, तो उनको इमीडिएटली एक पेनल्टी होता था कि वो ही वुड लूज आउट ऑन द इनहेरिटेंस राइट्स. तो अगर आपने कोई कास्ट रूल्स वायलेट किया तो यू विल गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम योर कम्युनिटी एंड यू विल पे पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग आउट ऑन द इनहेरिटेंस राइट्स फ्रॉम योर फैमिली. तो ये उन्होंने एक लॉ उस समय पास किया था, और उसका कारण पार्टली ये भी था कि जब आप कोई कन्वर्ट करते हो क्रिश्चियनिटी को, तो उस समय भी ये इनहेरिटेंस राइट्स यू वुड बी लूजिंग. तो इस केस में उनका एक स्वार्थ भी था. I mean, it was not only in the interest of local people. It was also
समथिंग दैट दे डिड एट द इंस्टेंस ऑफ मिशनरीज, कि उनको कहा, यस, वो कहा कहते थे कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम है, अगर किसी ने आउट ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन, उनके कॉन्शियंस के मुताबिक वो अगर कोई रिलीजन बदलना चाहते हैं, या किसी रूल, कास्ट रूल्स को उन्होंने वायलेट किया, या कोई इंटरडाइनिंग किया किसी और जाति से, या कोई शादी किया, या कुछ भी ऐसा कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट किया, तो उनको निकाला जाता था। तो उन्होंने इस तरह का एक लॉ पास किया, जिसको बाद में उन्होंने कास्ट डिसेबिलिटीज लॉ का नाम दिया था। और हाल ही में मोदी सरकार ने उसको रिपील किया था। यस, हाँ, आर्काइक लॉ बोल के। हाँ, तो लॉ कमीशन ने उसको इस तरह से कुछ शायद लॉ रिकमेंड कमीशन ने नहीं किया था कभी भी। रिकमेंड नहीं कभी नहीं किया किया कि था, हाँ, उसको, कभी नहीं किया था क्योंकि वो। कई उसके जजमेंट्स 21st सेंचुरी में भी उस केस के रेफरेंसेस होते हैं यस, जजमेंट्स में। तो इट वाज बाय नो मींस एन आर्काइक लॉ, बट यस, even then, disregarding the opinion of the law commission, Modi government repealed that law. मुझे क्या लगता है मनोज कि क्योंकि एक्चुअली जो इसके पूरे आपकी किताब पढ़ के मुझे समझ में आया कि लोग हिंदू तो बन नहीं रहे हैं, लोग हिंदू धर्म से जा रहे हैं जनरली। एक हिस्टोरिकल ट्रेंड यही है, कुछ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह को छोड़ के हिंदू में तो कोई आ नहीं रहा है। सो हिंदू से जब दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स चले जा रहे हैं। ये एक तरह से उस माइग्रेशन को फैसिलिटेट भी कर रहा है कि उसके प्रॉपर्टी राइट्स सेव रहेंगे। शायद इस वजह से अभी ये जो अभी हुआ है, हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, शायद इसके पीछे ये भी होगा कि कोई दूसरे रिलीजन वाला तो आता नहीं है इधर। एनीवेज, यस। तो एक इसके बाद एक चीज और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो बहुत आपने इंपॉर्टेंटली बहुत डिटेल में आपने इसको डील किया है कि जो कास्ट सिस्टम उस समय एग्जिस्ट कर रहा था जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो एक तरह से बाइनरीज थी कि ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स। तो एक जो है जिसको कि वो द्विज मतलब सेकंड बर्थ होता है थ्रेड वगैरह के साथ, वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जिनकी नहीं होती। तो उसमें फिर ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी बन रही थी जिसमें क्षत्रिय भी थे, कायस्थ भी थे, लिंगायत भी थे, शूद्राज भी थे, वैश्य भी थे, सब सारे लोग थे। और तो आपने जो ये लिखा है कि ये जो तीन कास्ट जो है वो जो रीजेनरेट हो रही है ऐसी कास्ट में जो होने की प्रोसेस है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा लीगल बैटल्स हुए हैं कि क्षत्रियाज क्लेमिंग टू बी अपर कास्ट और वैश्यास, और डिफरेंट समय में ये अलग अलग कास्ट ने अपनी बहुत ज्यादा कोर्ट रूम बैटल्स लड़ी है कि हम भी जो है वो अपर कास्ट है। फाइनली दिस सेटल्ड इन अ वे कि वो तीन कास्ट फाइनली अब हमारे लिए, अब आज की सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसको अपर कास्ट या सवर्णा कास्ट में फाइनली चला गया। इवन कास्ट का भी किसी एक स्टेट में शूद्र थे तो किसी एक स्टेट में शूद्र नहीं थे, ये हुआ है। तो ये जो क्वेस्ट ऑफ दीज कास्ट लाइक क्षत्रियाज एंड लिंगायत एंड कायस्थ टू बिकम अपर कास्ट, ये जो इसका कोर्ट रूम बैटल है, इसकी थोड़ी सी हम आपसे हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि ये क्या हुआ था। इसका जेनेसिस ये था कि इन द 19th सेंचुरी, द नरेटिव, द ब्राह्मणिकल नरेटिव वाज दैट देयर आर इन कलयुग सिर्फ ब्राह्मण है और बाकी सब शूद्र हैं। दूसरे पहले के युग में चतुर्वर्ण होते थे। तो इनका कहना था 19th सेंचुरी में, इन्होंने ये एक नरेटिव उन्होंने अपनाया था कि अब कलयुग में सिर्फ ब्राह्मण है और बाकी सब शूद्र है। और ये एक्चुअली 19th सेंचुरी में पहली बार उन्होंने नहीं किया। उससे पहले आपने देखा होगा हिस्ट्री में, शिवाजी के टाइम में भी उन्होंने यही यस, कहा था। जब शिवाजी जैसे महारथी, सबसे, जब आप क्षत्रिय के गुण देखना चाहते हो तो शिवाजी से बड़ा कोई नहीं था। ही वॉज राइट। अ मास्टर वॉरियर, ही वॉज अ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी। लेकिन उनको भी उनके इलाके के ब्राह्मण ने कहा कि आप एक शूद्र हो, तो आप छत्रपति नहीं बन सकते हो। तो उनके उस, अपने मिनिस्टर ने कहा, मोरोपंत पिंगले ने, जो आपने लिखा है कि उनके बिल्कुल, मिनिस्टर ने भी कहा कि आप नहीं बन सकते हो। उनके अच्छा, प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर, ने भी यस। कहा। तो उनको, ही हैड टू गेट अ ब्राह्मण
ऑल द वे फ्रॉम बनारस। वाराणसी, गागा भट्ट। और उनको एक और लाइनेज देखनी पड़ी वहां से, राजस्थान एक से। एक एक फिक्शन उनको क्रिएट करना पड़ा था कि आपका लिनिएज है फ्रॉम राजपूत्स, फ्रॉम यस। यू आर ए डिसेंडेंट ऑफ महाराणा प्रताप। हम्म, तो यस। मेवाड़ से हो। तो इस तरह का एक कहानी उनको बनाना पड़ा ताकि शिवाजी छत्रपति बने। और फिर संभाजी उनका बेटा मरने के बाद फिर ये जो पेशवास उनके जो प्राइम दीवान थे, वो ये रिवर्स हो गया फिर से। उन्होंने यस। पूरा रद्द कर दिया था। तो ये यस। कई अभी भी सालों होता है, से। जैसे ना इनके लिए मराठों का जो है वो पूजा जो होती है वो वेदोक्त नहीं होती है, पुराण पुराण से उनके हाँ, उनके श्लोक आते हैं उनके। this was an issue that was raised by one of the descendants of Shivaji, that is रिसेंटली Sahu ऑल्सो, अभी भी Maharaj। हुआ है। हाँ, साहू साहू महाराज, महाराज ने, यस, साहू महाराज, यस। उन्होंने कहा था कि मैं एक राजा हूँ, उसके बावजूद आप मुझे एक क्षत्रिय का दर्जा देने को इनकार कर रहे हैं। और राइट। इसके वजह से आप केवल पुराना से जो मंत्र पढ़े जाते हैं नीचे जातियों के लिए, आप वही, मुझे मेरे केस में भी आप वही अप्लाई कर रहे हैं। तो एक राजा को भी आप इनकार कर रहे हो कि आप एक क्षत्रिय है, हाँ, कहने के लिए। तो इसको यस। इस परिप्रेक्ष्य में तो इस तरह के जो बैटल्स हुए हैं। और जब ये, स्पेशली कायस्थ का बैटल बताइए मनोज नहीं, मैं सर। क्षत्रिय का बैटल कंप्लीट करने अच्छा। दो, क्योंकि राइट, वो बिहार राइट। से आया था। और वो इट वेंट ऑल द वे टू द प्रिवी काउंसिल इन प्री लंदन। कौंसल। और ये कहते हुए कि अ, परशुराम जो विष्णु के अवतार है, उनका पूरा मिशन वाज टू एक्सटर्मिनेट क्षत्रियस। तो यस। उन्होंने प्रीवियस युग में ऑलरेडी एक्सटर्मिनेट कर दिया, और कलयुग में कोई क्षत्रिय बचा नहीं। तो यस। उस पोजीशन को कंटेस्ट करते हुए दीज पीपल हु, द राजपूत्स who claimed to be Kshatriyas, went all the way to London and asked those judges, those white judges, those British judges, please tell us whether we still exist or not. कि इस तरह का यस। ड्रामा हुआ था हमारे हिस्ट्री में, और हम जानते ही नहीं। तो बाद में इस तरह के कई केसेस के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ, जैसे आपने कहा कि पुराने जमाने में जब जैसा कहा जाता था कि चार वर्ण हैं, तो अंग्रेज ने भी कहा उसी तरह अभी चार वर्ण है। तो उन्होंने कहा वैश्य भी अभी तक जिंदा है, क्योंकि आंध्रा में कोमटीज ने इस मुद्दे ओमतीज, को यस। उठाया था। तो उन्होंने यस। भी ये केस लड़ा, फिर उनको भी ये रिकग्निशन दिया गया था कि आप जो वर्ण सिस्टम में वैश्य का जो रेफरेंस है वो आपको अप्लाई होता है। तो इस तरह राइट, तो का एक हुए। साइड। और इस संदर्भ में फिर कायस्थ ने भी एक इश्यू उठाया कि हमारा क्या स्टेटस है, क्योंकि बंगाल में कई सालों से कायस्थ वर कंटेंट विद द स्टेटस ऑफ शूद्र, जबकि देवर डोमिनेंट कास्ट, देवर लेटर भद्रलोक। भद्रलोक, considered to entered be into part of भद्रलोक। Bhadralok, but they had हम्म। no problems in being considered as Shudra, because उनके जो practices होते हैं, I mean, the kind of adoptions they did or the kind of marriages that took place, it had a certain flexibility, it had a certain liberality to राइट। it, which suggested that the very stringent rules of the upper caste didn't apply to them, or they were not happy to have them. राइट। लेकिन बिहार में जो उनके काउंटर पार्ट्स थे, उन्होंने कहा नहीं, हमको आप क्षत्रिय स्टेटस देना चाहिए। लेकिन उस यस। समय दे वर पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, और द कैलकाटा हाई कोर्ट डिक्लाइन। बाद में जब बिहार गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी कई डिकेड्स के बाद, तब उन्होंने फिर दोबारा पटना हाईकोर्ट के सामने यही केस उठाया था। और उस समय राइट। पटना हाईकोर्ट ने उनको वो स्टेटस कन्फर किया था कि आप राइट। क्षत्रिय। तो देवर दीज वेरिएशंस। कई, एक जैसे आपने कहा, एक स्टेट में वो उसी कास्ट को शूद्र माना जाता था, और दूसरे स्टेट में इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज क्षत्रिय, लेकिन डिपेंडिंग ऑन। ब्रिटिशर्स ने फाइनली सेटल कर दिया कि जो दो वर्णास नहीं है, चार वर्णास है, और इसको इसके लिए कोर्ट कोर्ट ने फाइनली जाके सेटल किया। आई थिंक दैट वाज रन मर्दन सिंह केस ऑफ दैट छपरा
जमींदार ने वो जो केस आपने उसको बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से वो केस में रणमर्दन एक्चुअली सिंह लॉस्ट द केस डिस्पाइट दैट कि क्षत्रियाज क्षत्रियाज हैं और वो भी मतलब अपर कास्ट हैं ऑलमोस्ट। ये यहाँ पर इस कोर्ट केस में जाकर एक तरह से ये सेटल होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सारी ये सारे इश्यूज एक्चुअली कोर्ट में लड़े जा रहे थे। दैट तो ये मेरे लिए ज्यादा ये फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है। और इस वजह से इन सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये सिर्फ सोशल स्पेस में ये लड़ाइयाँ हो रही होती या पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्पेस स्पेस में में होती तो लड़ाई इनके होता था। इसमें फिर इंटरप्रिटेशंस होते कि क्या हुआ था। बिकॉज ऑफ योर बुक नाउ वी हैव एविडेंसेस कि ये बुक है, ये कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस नंबर है, दिस वर्सेस दिस है, कहाँ को उसको उसमें। अब नाउ वी हैव लाइक प्लेथोरा ऑफ एविडेंसेस इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स आगे भी एंड उसमें काम कर सकते इस हैं। सिलसिले में दिलीप, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो अपीजमेंट की मैं बात कर रहा था, कोर्ट से उन्होंने कैसा किया था। पहले उन्होंने ये मान के चला कि जो स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है और जो ब्राह्मण्स इंटरप्रेट कर रहे थे, उनको कोर्ट्स में अपॉइंट किया जाता था एज टू एडवाइज द जजेस, राइट। यस। तो उनके इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वो जजमेंट्स देते थे कि स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया और उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इफ इट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट somebody, we can't help it because that's what the scriptures say. Then came a stage in 1860s when Privy Council came up with this ruling कि कभी there could be a conflict between a custom and scripture. तो उस केस में उन्होंने कहा कि custom will कस्टम prevail विल प्रिवेल। for scripture, क्योंकि यस। custom is again reflective of what the local elite want in a given area. यस। It's यस। part of India's diversity. So they didn't want to be tied down to one law across the country. यस। So they had these variations. So the elite in one area wanted, even to stop even Shudras, certain Shudras from entering temples. वो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था कि वो नाडार को स्टॉप कर रहे थे फ्रॉम एंटरिंग अ टेम्पल। और उसका जस्टिफिकेशन ये था, हाँ, स्क्रिप्चर्स केवल अनटचेबल्स को फॉरबिड करता है टेम्पल्स एंटर करने में, शूद्रस को अलाउ करता है। तो और यस। नाडार्स वर नॉट अनटचेबल्स, वो शूद्र यस। था, उसके बावजूद क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, इनके खिलाफ हमारा एक खास एवर्शन है क्योंकि वो टॉडी टैपिंग करते हैं। राइट। So we don't want people who engage in such a menial task to enter our temples, and that is our local custom. So that was upheld by the courts. So this is another example of how the dominant caste or the upper caste had a field day during the colonial period. It was their view that prevailed, and at some point the educated Indians, the liberal Indians, were feeling resentful about it, and on behalf of the affected lower caste, they started fighting for reforms. So that led to, during from late 19th century onwards, from the dispute relating to age of consent, from the time of Lokmanya Tilak. He was a complete orthodox Hindu who said कि आप एज ऑफ कंसेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं नहीं फ्रॉम बात 12 सकते। कि वैसे एक रीजनेबल रिफॉर्म को भी उन्होंने अपोज किया, ये कहते हुए कि ये हमारे रिलीजियस फीलिंग्स है और जब हम फ्री हो जाएंगे, व्हेन वी हैव पॉलिटिकल पावर, वी विल टेक केयर ऑफ दीज रिफॉर्म्स। यस। आप फॉरेन रूल के दौरान इस तरह के इश्यूज आप नहीं उठा सकते। तो यही एटीट्यूड कई साल ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने अपनाया और दे वर अपोजिंग the reforms proposed by liberal Hindus. So in many cases, whether it was in courts or in legislatures, I trace these battles. That's why the subtitle of my book is Battles for Equality in Hindu India. I am referring to these battles between the Orthodox Hindus and the liberal. राइट। तो ये जो हम एक डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि लिबरल और प्रोग्रेसिव के बीच में,
तो इसमें जैसे कुछ इंटरेस्टिंग मुझे आपके उसमें एनेक्डोट्स मिल रहे हैं, जैसे कि एक रानाडे जब एक लोअर कोर्ट में है और वो कह रहे हैं कि वैश्य जो हैं उनका जो क्लेम है अपर कास्ट कास्टनेस, वो नहीं, हम उसको मान सकते हैं। या हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत टावरिंग पर्सनालिटीज ने बहुत अजीब अजीब तरीके से अपने को उस समय कंडक्ट किया। जैसे मोतीलाल नेहरू का आपने बताया कि वो कैसे सती केस में वो डिफेंड करने के लिए कोर्ट में खड़े हो गए, और कोर्ट ने किस तरह से उनको बिल्कुल एकदम डिसमिस किया कि नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता है। तो ये अलग अलग लोग बहुत अलग अलग तरीके से, मालवीय का रोल बहुत अलग तरीके से है, तिलक कहीं पर प्रोग्रेसिव है, कहीं पर वो फिर बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये आपने एक तरह से बहुत सारे जो बड़ी स्टैचूज बनी हुई है ना, बहुत इज्जत वाली स्टैचूज, उनको भी बहुत जगह आपने एक तरह से एविडेंस के साथ उनको थोड़ा मतलब एक आदमी की तरह ट्रीट किया, जिसमें कि बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं। ये इनफैक्ट आपने ये भी एक जगह पर वो एक लिखा है कि कैसे जो वो स्टॉक वाला मेथड था वो खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहब को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो एक तरह से आपने सबको ह्यूमन बनाया है, मतलब जो एक जियोग्राफी से निकाल के बहुत आपने ये किया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब एक बहुत ही आपके जो व्यूज हैं वो बहुत ही कई बार स्ट्रिक्ट लगते हैं कि आप उनके बारे में भी बोल सकते हैं। गांधी को लेकर आप बहुत ही लगातार आपने उसको लिखा है। तो एक मैं ये एक जानना चाहूंगा। दिलीप, मैं सॉरी। एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा मेरे व्यूज, तो आई वांट टू क्लैरिफाई, यस, ये कोई मेरे व्यूज नहीं है, व्यूज फैक्ट्स नहीं हैं। है। यस। आई यस, डिड नॉट फैक्ट्स। राइट दिस बुक एज a पंडित. I wrote ओपिनियन, this हाँ। book as a kathavaachak, as a storyteller. ओके, ग्रेट। I remained a reporter all through. यस। I was going wherever evidence led me. I had no preconceptions about any of these leaders. यस। तो राइट। जब पहली बार अनटचेबिलिटी पर किसी ने पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट प्रिकर्सर था उस समय, इन द सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। जब एक अननोन पारसी लेजिस्लेटर मानेक जी, यस। दादा भाई, उन्होंने यस। इस इश्यू को पहली बार रेज किया था, तो बड़े बड़े हिंदू लीडर्स, मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, ये कहते हुए कि आप हमारे रिलीजियस फीलिंग्स पर यस। हर्ट कर रहे हो, कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। और उसी 2 साल के बाद जब विठल भाई पटेल ने यस। इंटरकास्ट मैरिज को प्रपोज किया था पहली बार हमारे हिस्ट्री में, ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया था कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करे। अगेन मालविया एंड बैनर्जी फ्रॉम विद इन द हाउस, एंड देन समबडी लाइक गांधी फ्रॉम आउटसाइड द हाउस उसको अपोज किया था, कि ये कहते हुए कि यस। ये एक डिविजिव इशू है, हमारे हिंदूज में बहुत इस पर डिफरेंसेस हो जाएंगे, और आप हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये सब आप मत करिए। तो उनको यस, कहना वो था। एक कोटेशन आपने यूज किया है जो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व अ नेशनल सिस्टम in conformity to our present environments, but we cannot push aside all those things which have come down to us in the past। मतलब वो एक साथ वो एक ऐसी मॉडर्निटी की सोच रहे हैं, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोट यूज किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी किताब जो है वो व्यूज से बहुत ज्यादा फैक्ट्स या तो पर आपने बेस किया है। नहीं, सॉरी, जैसे आप फैक्ट्स जानते हो, फैक्ट्स ये फैक्ट्स ज्यादा है। जर्नलिज्म फैक्ट, एक लेकिन प्रिंसिपल लेकिन है। लेकिन ये सारे फैक्ट्स जब आप एक जगह रखते हैं, या तो लेट फैक्ट स्पीक फॉर दैट देमसेल्व्स। दैट क्रिएट्स अ नैरेटिव। Exactly. आप I've आप crafted a narrative out of these facts, but I've राइट। left it to the reader to judge for himself whatever he or she makes of it. You know? राइट, एक चीज जो मैं और इंटरेस्टिंग जो मुझे लगती है इस किताब में, जिसको आपने काफी डिटेल में डील किया है, कि मैरिज में ब्राह्मण पृष्ठ का रोल, इसको लेकर दो बड़े बैटल्स हुए। एक तो महाराष्ट्र बैटल जो सत्यशोधक मैरिज, और दूसरा एक जो Yeah, yeah. सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का ये हुआ था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो पेरियार ने बाद में खुद अपनी ऐसी ऐसी शादियां कराई थी कई सारे लोगों की।
तो ये क्या इशू था, मतलब ये किस तरह से आया, और इसको लेकिन जो आपने जो बहुत डिटेल में इसको बताया है, काफी आप इम्पोर्टेंट तरीके से इसको देखते हैं, तो व्हाट वाज दैट कंट्रोवर्सी एंड हाउ इट इवॉल्व, और फिर कैसे ये सेटल हुआ ये इशू कोर्ट में? It started with one very peculiar custom in Maharashtra area, where you had these priests who had a monopoly. इस इलाके वतनदार में जोशी, वतनदार जोशी। वतनदार जोशी, तो इस Right. इलाके में जो भी शादी होता है केवल हम ही कर सकते हैं, हम ही उसको सॉलमनाइज कर सकते हैं, और उसका फी हमको ही मिलेगा। अगर और किसी ने भी किया तो हमको वो फी, फीस हमारा हम ही को मिलेगा। हमारा इलाका ओके। है। तो उससे उसके रिलेटेड थोड़े बैटल्स हुए थे। और जब महात्मा फुले ने इस इश्यू को उठाया था, ये कहते हुए कि व्हाई शुड वी बी टाइड डाउन टू दिस ब्राह्मणिकल सिस्टम, कि जब वही लोग सॉलमनाइज करेंगे तभी हमारा शादी रिकॉग्नाइज होगा। और उन्होंने देखा कि और कम्युनिटीज में इस तरह का रूल नहीं है कि priest can be only from one section of that community। Right. हमारे यहाँ जैसे होता है सिर्फ ब्राह्मण ही priest बन सकता है। तो उन्होंने he evolved this system, सत्यशोधक form of marriage, where Yeah. somebody from that same community can be a priest, and he evolved a certain method, a certain procedure which dispensed with these brahminical rituals. So Yeah. now the uh, affected priests, those Vatandar Joshis, went to the court and said कि इससे हमको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे शादियां हो रहे हैं और हमको कोई फी नहीं मिल रहा है। तो अगर ये शादी इस तरह से करना चाहते हो हमारे इन्वॉल्वमेंट के बगैर, उसके बावजूद उनको हमारे को फी पे करना होगा। तो उस तरह का उन्होंने दावा किया कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने उसको पूरा एग्जामिन किया। और फुले के लाइफ टाइम में 1890 में उनके फेवर में एक जजमेंट दिया था, ये कहते हुए Hmm. कि ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो इनका जो कंटेंशन है, इट इज नॉट अपहेल्ड। दीज they don't have to pay any fee to them, and they can continue with this system। फिर बाद में in the 20th century a similar issue came up in the Madras presidency, thanks to Periyar's self-respect movement। तो उन्होंने कहा कि हमको क्यों ब्राह्मण प्रीस्ट के पास ही जाएं, बिकॉज इट वाज ऑल अपोज टू हिज आइडियोलॉजी, विच वाज as you know, it was you know it did not even believe in religion or God। तो हमको ब्राह्मण को क्यों, हम ब्राह्मण के पास क्यों जाके उनको कहेंगे कि आप आके हमारे शादी को सॉलमनाइज करें। तो उन्होंने भी ऐसा ही सिस्टम इवॉल्व किया, जो कोई लोकल एल्डर आके सॉलमनाइज कर सकता है। और वो वैसे शादी कई जगह हो रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, लेकिन 1953 में उसको चैलेंज किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज अननोन टू हिंदू लॉ, सो दिस इज नॉट वैलिड। तो उसके जब देयर वाज एन अप्रोर अमंग दीज नॉन ब्राह्मण्स, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द टाइम वाज राजाजी। उन्होंने एक बिल, वेरी you know it was not something that satisfied non-Brahmins at all, because to begin with the name itself was non-conforming marriages। It was Yes. not willing to treat this law, this marriage on its own terms, कि सूय मर्यादा marriage and all he didn't want to recognize, that is self respect Hmm. marriage। उन्होंने कहा नॉन कन्फर्मिंग मैरिज आप रजिस्टर करवाइए, फिर आपको लीगल माना जाएगा और आपके बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा। So that was not acceptable। Even Nehru government found it not very satisfactory, and that became an issue। Kardju was the law minister at that time. He Yeah, wrote many letters, then I think. it became a आपने लिखा है उसको? political Yes. issue for Right. these for DMK, or Yes. they were put. It became a political plank for them, and when they finally came to power in 1967, this Seven. was the first major reform that Annadurai undertook, and Yes. we got an amendment passed uh, to introduce a provision in the Hindu Marriage Act,
a provision that applies only to Tamil Nadu state today, where this kind of uh, a marriage which does not conform to the Hindu rituals, which does not have any Brahmin priest coming and chanting any mantras, whether they are from Vedas or Puranas. No such mantras are chanted. Nothing to do with religion. You can just exchange garlands, or if you want, you can even tie a Mangal Sutra, or you can just do something reciprocal like exchange rings. Whatever Right. method you want to adopt, this particular reform that was enacted by the Annadurai government allowed. And But it is yes. something that is still being practiced, though not as prevalent as they hoped it would be. Right. And not too long ago, in the Madras High Court, the constitutionality of this reform was challenged, and Justice Sanjay Kishan Kaul, who was then the Chief Justice of Yes. Tamil Nadu High Court, upheld the Upheld constitutionality this. of PM Maryade. Yes. That is where it So, stands. so but it's something similar happened at the union government level also. No? This Special Marriage Act is almost says the same thing. How it is different from that Tamil Nadu Marriage Yes, Act. yeah. The difference was that in the case of Tamil Nadu law, it is an amendment to the Hindu Marriage Act. Okay, अच्छा, So okay, fine. you did not have to go. Suppose you are in some far-flung village, you don't have to Mhm. go to the closest town or city to go Fine. to that office where marriages will be registered and go through that elaborate procedure. You have to give 1 month notice. All that you are exempted from, and you don't even have to Hmm. register. Just as Hindu Marriage Act had that option of being recognized without being registered. तो वो चाहते थे कि उसी तरह without much expense at our level, within our family, within our community, we should be able to do without incurring the expense of going to the town for getting that kind of a marriage solemnized. So this is how. ओके फाइन यस एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हिंदू वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो भी है उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो इसकी सबसे जो बुरी चीज जिसको बोलते हैं वो अनटचेबिलिटी के फॉर्म में आज कम से कम एक्सेप्टेड है कि अनटचेबिलिटी जो है वो शायद हिंदू पूरे जो मेथड है जीने का उसमें सबसे बुरी चीज है तो ये अनटचेबिलिटी को लेकर खत्म करने को लेकर जो कोर्ट के बैटल्स होते हैं हुए हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इन सब में जो बैटल हुए हैं इसमें दो नाम मुझे लगता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंटली लिया है एक तो मानिक जी दादा भाई का और दूसरा एमसी राजा का और मेरे ख्याल से बोले का भी रोल इसमें आपने लिखा है तो ये अनटचेबिलिटी की पूरी कहानी जो है वो हम एक तरह से आर्टिकल 17 में खत्म होता हुआ देखते हैं एटलीस्ट लॉ बुक में तो इससे पहले क्या है प्रिकर्सर क्या है ये किस किस तरह से अनटचेबिलिटी को खत्म करने की जो कोशिश हुई है ब्रिटिश पीरियड में वो उसकी हिस्ट्री क्या है अनटचेबिलिटी के दो एस्पेक्ट्स थे एक था कि सेक्युलर स्फीयर में बहुत सारे जो पब्लिक एमिनिटीज होते हैं जैसे वाटर बॉडी हो एक वेल हो टैंक हो राइट या राइट मार्केट प्लेस शॉप्स हो या कई जगह रोड्स पर भी उनको रेस्ट्रिक्शंस थे यस तो ये सेक्युलर स्पेसेस में जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो उसके बारे में बैटल्स जो हुए थे वो अलग हुए थे क्योंकि रिलीजियस स्फीयर में जो इश्यूज थे वो पेक्यूलियर थे और वो और भी सेंसिटिव माना जाता था तो ये मेरा अटेम्प्ट नहीं था कि उसको सेपरेट करे जो बैटल्स फाइट किए गए थे वो उसी तरह से हुए थे अलग अलग लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स किए गए थे और बाद में जब लॉस भी पास किए गए वो उसी तरह से हुए थे तो उसमें कई मुद्दे थे वेरी रिलक्टेंटली सबसे बड़ा एक आपने एक नाम मेंशन नहीं किया वो मेरा एक पर्सनल फेवरेट है इस किताब में वो क्योंकि कोई जानता नहीं ही इज अ कंप्लीटली अनसंग हीरो
The fact of the matter is that the first ever law against untouchability was passed in the Madras Presidency in 1926, and the legislator who piloted that bill was himself an untouchable, R. Veerayan. yes, yes. इतना बड़ा अचीवमेंट है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री बुक्स है और कास्ट का जो हिस्ट्री लिखा हुआ है, कि इस तरह के फंडामेंटल चीज, इतने बड़े बड़े मुद्दे, जैसे आपने कहा था मानिक जी दादाभाई, he was the first man to break the silence on untouchability in India's legislature, और उसके बारे में हम जानते ही नहीं, और उनके बारे में इतना कम जानकारी है कि when there were some passing references to दादाभाई, he was mistaken for Dadabhai Naoroji, the better known one, the senior man. And the irony नौरोजी का जबकि ये ओपिनियन था कि मतलब वो कहीं पर एक कोटेशन आपने उसमें लिखा है कि वो, ये एक मिनट में देख रहा हूँ कि वी आर मेट टुगेदर एज ए पॉलिटिकल बॉडी टू रिप्रेजेंट टू आवर रूल्स आवर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, नॉट टू डिस्कस सोशल रिफॉर्म। तो दादाभाई नौरोजी के साथ एक आदमी को, look at the irony of मानिक जी दादाभाई, नौरोजी इज हीरो, नौरोजी सुपरस्टार, दादाभाई नौरोजी, जिसका व्यूज ये था कि सोशल रिफॉर्म अभी हमको नहीं करना है, बिल्कुल। तो और उसको हीरो नहीं बनाया हमने, जो कि एक्चुअली सोशल रिफॉर्म का इतना बड़ा काम किया मानिक जी दादाभाई का। तो एक बड़ा इस किताब का एक बड़ा उपलब्धि मेरे ख्याल से ये है कि ऐसे लोगों को उजागर किया गया, राइट, अनसंग हीरोज को दे वर गिवन देयर ड्यू। Yes, yes. I mean, the kind of odds that somebody like Veerayan faced, yes, to pursue his cause of bringing about this kind of a legislation is really very striking. Yes, और हम इनके बारे में जानते ही नहीं। तो ये 20s में हुआ था, और बाद में 30s में by then the consciousnness grew, and फिर after the 35 Act came into being, then in the Madras Presidency and Bombay Presidency, these laws relating to secular sphere and religious spheres were passed in a very incremental way. जैसे पहले वो उनका पहला ड्राफ्ट ये था कि आप उसको you cannot make it a cognizable offense, मतलब पुलिस को केस दर्ज नहीं करेगा अगर कोई अनटचेबल को पानी पीने को अलाउ नहीं किया गया, तो उसका एक पुलिस केस नहीं बनता। आप चाहे तो आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो एट योर एक्सपेंस। आई मीन इट वाज सो लोडेड अगेंस्ट दलित्स, जब उनके पास पानी पीने के लिए फैसिलिटीज नहीं थे, उनको कैसा उस तरह के रिसोर्सेस होंगे कि कोर्ट में जाके उसको उस बैटल को फाइट करें। तो मेक इट कॉग्निजेबल आल्सो, पीपल लाइक अंबेडकर हैड टू फाइट very heavy battles against all odds. Yes. ये सब बातें निकलते हैं। तो बहुत सारे अपने स्टार्स एक तरह से अपने फैक्ट्स के आधार पर जो नैरेटिव बना है, उसमें बहुत सारे नए सुपर हीरो सुपर स्टार्स भी दिख रहे हैं, और बहुत सारे जो बड़ी शानदार स्टैचूज थी, उस स्टैचूज में थोड़ा थोड़ा डेंट भी लगा है। दोनों काम मेरे ख्याल से आपने अनइंटेंशनली कर दिया है, शायद आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन ये हो गया है। जैसे अब मोतीलाल नेहरू सती के पक्ष में खड़े होते हैं, और उन्हीं की फैमिली का एक आदमी राजीव गांधी आगे जाके सती के खिलाफ इतना कड़ा कानून लाता है। सो ये पूरी ट्रेजेक्टरी आपने बहुत अच्छे से, इवन दिस ठाकुरदास भार्गव का रोल हमने कहाँ सेलिब्रेट किया है, इतना इंपॉर्टेंट रोल था, इतने सारे लोग कैरेक्टर्स आपने सामने लाए हैं। नहीं, जो नेहरू और राजीव गांधी का जो आपने मिसाल दिया था, व्हाट इट शोज इज कि उस जमाने में वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड फ्रॉम 19th century to early 20th century. So this was the period before, say, Sangh Parivar came into existence, or even after RSS came into existence. It wasn't anything as big as it is today, right? So their influence was very small or limited to, say, some parts of what is today Maharashtra, right? So where did Hindu right reside? Where were they playing out their games? It was in कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस मेन स्ट्रीम।
So you सारे have सारे people like मालवीय, Malviya, and तिलक, even somebody like मोतीलाल। Gandhi was batting for the Brahminical elements for these Sanatanis, and he even considered himself, called himself a Sanatani on the issue of temple entry, because for a यस। long period he was openly a votary of the Chaturvarna system. तो उसके वजह से वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि एक मंदिर के अंदर एक अनटचेबल एंटर हो सकता है. It was only after what the records show, contrary to the impression historians might have had. Some of them loosely assume कि ये जो बाइकॉम सत्याग्रह हुआ था 1924-25 में ट्रावनकोर में, वो एक टेम्पल एंट्री का था. वो बिल्कुल गलत है. नहीं नहीं नहीं, नहीं, रोड की एंट्री थी। Roads leading to the temple, it यस। was related to that unapproachability problem. So even Edavas, the lower caste, the Shudra community was also affected by it, besides untouchables. So that was a battle driven by Edavas to get that right to walk on those streets. It had nothing to do with temple entry. नो टेम्पल एंट्री। Only यस। after the Pune Pact, when there was a need to reciprocate the gesture made by यस। Dalits, जिन्होंने यस। एक एक राइट उन्होंने जो एक हार्ड फॉट राइट विच दे एक्वायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, जब उन्होंने उस राइट को सरेंडर किया, तो गांधी ने कहा था देन कास्ट हिंदूज हैव टू मेक अ रेसिप्रोकल जेस्चर. तो उस समय उन्होंने धीरे धीरे टेम्पल एंट्री को के तरफ उनका ध्यान गया था, और वो भी in a very incremental way he was willing to allow that. So he came up with this theory of local option. Matlab, there will be no right across the board for Dalits to enter temples. They will be allowed to enter only such temples where local devotees through a referendum indicate their willingness to allow untouchables to enter those temples. So only such temples on a case by case basis, these temples will be thrown open to Harijans. तो इसमें तो मतलब मेरे ख्याल पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 50s में बनारस काशी हिंदू टेम्पल में आपने जो लिखा है कि उसमें उसका स्ट्रगल तो बहुत बाद तक चला है, जो बनारस हाँ उस समय भी वो इतना, तो ये वो एक गलत नोशन है कि वैक्यूम में सेटल हो गया था ये इशू. उसके बाद तो गांधी ने वो पोजीशन भी ली थी कि लोगों के कंसेंट से जा सकते हैं तक, और ये मतलब एक जर्नी है मेरे ख्याल से. ये टेम्पल एंट्री इज नॉट, टू बी फेयर, वो अभी अभी भी दिस इज कंटिन्यूइंग बैटल एक्चुअली. what it also shows is just as Ambedkar evolved, Gandhi also evolved. So it was towards the end of his life he became quite radical. तब तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे ही शादी को जाऊंगा, अटेंड करूंगा जो जिसमें it's an intercaste marriage and not any intercaste marriage. He was willing to at that stage in his life accept and recognize even pratiloma. Pratiloma matlab where the bride is from the upper caste and the bridegroom is from the lower caste. And this was something that was completely no for Orthodox Hindus. They used to fight against it tooth and nail. So और कई साल Gandhi also went along with that view. लेकिन towards the end of his life he reformed. He became very और इसमें ये भी है कि एंटी कास्ट स्ट्रगल के सारे हीरोज जो हैं या सारे जो लीडिंग फिगर्स हैं, वो एसेंशियली जरूरी नहीं है कि वो शूद्रा कास्ट या शेड्यूल कास्ट से आए हैं. क्योंकि आपने जैसे भार्गवा के बारे में लिखा, खरे एनबी खरे के बारे में लिखा, फिर आपने विठल भाई पटेल का रोल लिखा, तो एक गैलेक्सी ऑफ ऐसे लोग भी हैं जो लोअर्ड कास्ट से नहीं है, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक दिस सोसाइटी, और एटलीस्ट हिंदू सोसाइटी एगलिटेरियन. ये एक चीज भी मुझे लगता है कि अंडरलाइन हुई आपके बुक में, और ये बिल्कुल इसके एविडेंसेस हैं. Lots of very progressive Brahmins who were fighting for these caste reforms. Yes. Just as there were lots of very orthodox Brahmins who were trying to perpetuate the status quo, oppressive system in the name of. तो आपकी बुक एक तरह से बहुत
डिटर्मिनिस्टिक होने से भी रोक रही है कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ ही उसके सारे सारे आइडियाज को सेट कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिक्स कर देगा, ये जरूरी नहीं है। या लोग इवॉल्व भी हुए हैं, और कुछ लोग ने तो पूरी जर्नी ही एंटी कास्ट की, उनकी जो सबसे बड़े काम है वो है। आई मनोज, आई एक फाउंड इट मैं, फैसिनेटिंग कि यस, कोर्ट में और लेजिस्लेचर्स में ये स्क्रिप्चर्स का भी उन्होंने बहुत डिबेट किया कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। डज इट, तो देवर पीपल लेजिस्लेशन में, फॉर इंस्टेंस आर्य समाज केम अप विद द व्यू यस, कि हम ये नहीं मानते कि ये जन्म पे आधार होगा, ये कर्म का होगा, यू नो, या, कि कर्म विल डिटरमिन कास्ट, नॉट जन्म। राइट, तो ये, ये उन्होंने एक व्यू लिया था, जो द मेजॉरिटी द ऑफ द ब्राह्मण्स डिड नॉट एक्सेप्ट। द डोमिनेंट व्यू अमंग ब्राह्मण्स वाज नो, इट हैज टू बी बर्थ बेस्ड। So they had these differences in those legislatures. They were all fought. ये हम थियरिज नहीं हाँ, कर रहे, ये बाकायदा उन्होंने इस तरह का पोजीशंस लिया। तो एग्जैक्टली exactly। और जैसे राममोहन राय पर भी आपने जैसे लिखा उस समय भी, किस तरह से स्क्रिप्चर्स से ये ड्रॉ करने की कोशिश की गई कि सती जो है वो स्क्रिप्चर्स में अलाउड नहीं है एक तरफ, वो उसी स्क्रिप्चर से निकाल रहे थे लोग, बिल्कुल। और स्क्रिप्चर्स ये भी निकाल रहे थे कि अलाउड है। तो ये एक्चुअली एक तरह से हिंदू या फोल्ड के अंदर तो ही ये लड़ाई, scriptures were being cited by both sides बोथ because साइड्स, of the या ego, इवन इवन मनोज, मुझे जो because याद of आ रहा the है कि आप, यस, ये जो because of आपने the गंधर्वा मैरिज जो को जो एक स्क्रिप्चर से निकाला उन्होंने, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी वालों ने, कि जो हम जिस शादी की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है, उसका प्रोविजन हिंदू फोल्ड के अंदर है इन फॉर्म ऑफ गंधर्वा मैरिज। तो या बहुत इंटरेस्टिंग ये आपने इसको लिखा है मेरे ख्याल से, यस। बिल्कुल। तो एक, मैं अब, आप मेरे ख्याल से हम इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक चीज पूछे बगैर तो मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं जाने दूंगा। वो ये कि आप इस, ये आपकी शायद सीरीज है जो आपने लिखा है, कि आप इस लॉ एंड कास्ट को लेकर एक किताब शायद आपकी और आने वाली है। बिल्कुल। सो मैं उस किताब में क्या है ये अभी नहीं पूछूंगा, शायद आप लेकिन अगर बताना चाहें तो ये इस कंटिन्यूटी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं अभी? जैसे आपने एक जो बुक लिखी है उसमें आप मोटे तौर पर ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए, एक कास्ट से चल रही सोसाइटी में उन्होंने अपने ढंग से चीजों को किया, कभी अपने फायदे के लिए, कभी सोसाइटी के लिए। फिर बाद में हिंदू सोसाइटी के अपने अंदर के स्ट्रगल्स के बीच में सारे लॉज वगैरह इवॉल्व हो रहे थे, और चीजें वहां से आगे बढ़ी हैं। हालांकि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, सेटल नहीं हुआ अभी कास्ट का इशू, क्योंकि आप अभी भी बता रहे हैं, आपकी कहानी तो अभी बहुत बाद तक आ रही है। आई थिंक कभी आपने इसमें लगभग अभी प्रेजेंट समय तक को डील किया है। अब आप और क्या लिखना चाहते हैं इस टॉपिक पर, जिसके लिए आपको एक और किताब लिखने की जरूरत पड़ रही है? ये क्या रह किताब, गया, क्या बाकी रह गया? ये आपने देखा होगा कि इस किताब में 18 चैप्टर्स है, और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है। लीनियर नहीं है, यस। इट इज थीमेटिक, यस, मतलब each of those 18 chapters deal with different themes, यस, right? तो ये ऐसे और कई थीम्स हैं जिसको मैं इस किताब में डील नहीं कर सका, क्योंकि ये किताब ही आपने देखा होगा बहुत 600 भारी हो पेज गई। के ऊपर हो गया, या मोटा हो गया। Yes, ये मोटा इसलिए है क्योंकि इस मुद्दों पर, इस ये मेरा what sets apart this book is that it is based on previously unseen legislative and judicial records. So that is what has led to this radically uh, new history of caste, this legal history. So I don't want to compromise on explaining what was happening, or I'm, as it is, compressing a lot of voluminous records into chapters that are more accessible and which can fit into a book, right? तो इसके बावजूद और कई थीम्स अभी बाकी हैं, ओके। जो और एक किताब के लिए काफी है। ऐसा ही जो 600 पेज का ये है, मेरे ख्याल से वो भी ऐसा ही 600 पेज का होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नेग्लेक्ट था हमारे हिस्टोरियंस और ये एकेडमिक्स की फील्ड, तरफ से। ये रिकॉर्ड्स को उन्होंने देखा नहीं,
और कई सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां इसमें पड़े हुए हैं, जो एज अ जर्नलिस्ट आई कुड डील विद इट, बिकॉज आई Mm. since I deal with dealt with law as a journalist, and I am Yes. a storyteller as a journalist. So since I Yes. represent the confluence of law and journalism, I felt that Mhm. it is something I could do and I should do, especially because of the amount of material that is there lying there. And as Yes. I And told you right at the beginning, third aspect has entered in your domain, that is sociology, I think, in a big way. yeah. This is not what I set out to write. It is entirely by Yeah. default, because these Mm. aspects were not written already by academics or whoever else, and because they needed to be told, they were all lying there. I Mhm. then expanded the ambit of my book. Initially, it was meant only to be a book on violence. Then it became a book on caste prejudice itself, different Mm. dimensions of it, the different battles that were fought over 2 centuries. And that is why there is going to be another book. मनोज, मुझे मालूम है कि ये किताब मैंने इतना सारा सीरियसली, एक एक पेज सीरियसली क्यों पढ़ा, मुझे मालूम है। और मुझे ये क्यों इम्पोर्टेंट लगी, ये मैंने पहले ही बताया। आप रीडर्स को क्या एक आखिरी वर्ड के तौर पे बताना चाहेंगे कि उनको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? See, there is this perception that in the face of modernity, caste is retreating. Ye view is fashionable, especially in urban areas. But in reality, caste rears its head in all sorts of unlikely and unforeseen contexts. Suddenly, you hear about some very egregious instance of caste in an institution of higher learning, something that you would not associate with any kind of regressive prejudice, but it is there. And it happens over and over again. Suddenly, you hear that some Dalit, his hand was chopped off because he was wearing a fancy watch, or somebody took offense because this Dalit was using an expensive mobile राइडिंग phone, ए बुलेट, राइडिंग ए uh, बुलेट, riding a horse. I mean, in this हॉर्स, day and यस, age, people स्टिल take हैपनिंग। offense, or the kind of latent prejudice that यस, surfaces now and then. And why is it that there's so much of politics that is driven by caste still? Again, another aspect यस, where you यस, cannot deny the existence of caste, right? yeah. So if you look around, there's plenty of evidence to show that despite all the progress, despite all the modernity on the surface, caste is still so much a reality. Now, to understand why it is so resilient, why it is so persistent, you need to look at the history, especially the legal history of caste, because in no other dimension of the history of caste is it's so rigorously studied. Has have these debates played out, in the way in which legislatures and courts saw the kind of positions, a whole lot of people, very eminent people who are known to be great iconic figures. I mean, it comes as surprise कि उन्होंने क्या ऐसा कहा कास्ट के बारे में, हम्म, हम हम्म, सोच भी नहीं सकते थे. So it's a very eye opener. It's something yes, that helps you understand today. If you look at the past, the debates that took place in our own society, and as I told you right at the beginning, अगर मैं इस तरह का किताब लॉ एंड रेस के इन यूएस अटेम्प्ट करता, तो मुझे बहुत मुश्किल से कोई नई बात निकलती है, मिलता yes. था. लेकिन इट जब वाज मैं वेल डॉक्यूमेंटेड। रेस रेस और लॉ को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका बिल्कुल, ऑलरेडी और जब सिंस। मैं कास्ट और लॉ पर लिखना चाहता हूं, तो इतना सारा मटेरियल मुझे मिला जिसको किसी ने छुआ ही नहीं, देखा देखा ही नहीं, नहीं, यस, या अगर यस, देखा भी तो उसको बहुत कर्सरली ट्रीट किया, और इस तरह के मिस्टेक्स उन्होंने किया. तो यस, बहुत सारा मटेरियल मुझे मिला था. एंड एट द एंड ऑफ इट, when the manuscript was sent to some of these experts, it was very gratifying and very reassuring when I saw eminent people, historians and यस, other academics, endorsing the book and acknowledging यस, that it has brought to light a whole wealth of new material
that throws fresh light on the subject of caste prejudice. यस। सो आपको आपकी किताब के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे लगता है कि ये बुक Thank you. जो रीडर्स हैं हमारे, उनको सोचने का एक और नया तरीका और बहुत सारे नए टूल्स देंगे। और खास करके इस बुक का जो रेफरेंस वाला पार्ट है लास्ट में जो है, वो रिसर्चर्स के लिए तो बहुत ही काम आएगा। और मैं बहुत होप बहुत करूंगा कि शुक्रिया। हिंदी में और कई देश के भाषाओं में वो उसका जल्द से जल्द अनुवाद होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आम लोग किसी भी प्रांत से हो, नहीं, हाँ, अभी तो जो जो आपने नहीं भी लिखा है आता वो हो वो अभी तक तो रिसर्चर्स को भी नहीं मालूम। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड तो अभी उनके उनके पास जाए और फिर उसके बाद आम लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपने हमसे बातचीत की। शुक्रिया, थैंक यू।